विदुवंश का तिरुमल। ठीक है, आज एक नया टॉपिक है जो कि प्रकाश सर छोड़े आप लोग को, बहमनी साम्राज्य। विजयनगर सर बता दिए, आज बहमनी साम्राज्य पढ़िए। ठीक है, ये बहुत कम किताबों में विस्तार से मिलेगा ये टॉपिक। अगर किसी सवाल आने लगे तो बहुत गलत होने की संभावना ज्यादा है। इस पर कम ध्यान देता है आदमी। जो मुख्य टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, विजयनगर हुआ, दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल हुआ, उस पर ध्यान देता है। अब बहमनी को एक साइको है आदमी, थोड़ा कम ध्यान देता है। लेकिन अगर सवाल इससे दिया जाने लगा, बहुत सारे सवाल निकल कर आएंगे। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इससे सवाल आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो बहमनी साम्राज्य को पहले आप जानिए ध्यान से। ठीक है, इसका जो फाउंडर था, इसका जो संस्थापक था, वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक है, पहले आपको शासकों का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप भी उसको उतार लीजिए, और उसके बाद घटनाक्रम में एक पर एक जो घटनाक्रम होता है, एक के बाद एक, वह बता रहा हूं। ठीक है ना, इसी से आप समझ लेंगे कि कैसे, क्यों, वाई बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और ये सारा घटनाक्रम तुगलक काल के समय का है। तो इसका जो फाउंडर है वह है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आमतौर से आदमी यही सवाल सिर्फ जानता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। ठीक है, ये क्लियरिटी के लिए, टॉपिक के क्लियरिटी के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक ना, शासकों का क्रम, ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम। इसको ऐसे लिखिएगा, उल्टा से लिखना है। जगह के कम के लिए यही लिख दे रहे हैं बगल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। दाऊद जो नाम का व्यक्ति है, वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए शासक बना था 1378 में।
भाई पढ़ रहा है? बिना लिखे पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने शासकों का कालक्रम और शासक का नाम लिखा है। कुल इतने शासक हुए, ठीक है। जो लास्ट शासक लिखा है मैंने मोहम्मद तृतीय, वही महत्वपूर्ण अंतिम शासक था। लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। जब पूछा जाएगा कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सबसे ऊपर मैंने लिख दिया है शहाबुद्दीन महमूद। और बहमनी साम्राज्य का उल्लेख 1526 ईस्वी तक मिलता है, लेकिन बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ और फिर बीजापुर, गोलकुंडा बस कुछ महीनों के लिए रहा था, साल के लिए भी नहीं रहा था, एक साल के लिए भी नहीं रहा था। अब आप इसको नोट मत कीजिएगा, ठीक है ना, टॉपिक समझिएगा, ठीक है। उन्हीं से आप ही से कह रहे हैं, आप ही से कह रहे हैं, इसको नोट मत कीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। अभी जो टॉपिक बोलेंगे वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लिख लिया आप लोग? पूछा जाएगा कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो शहाबुद्दीन महमूद। लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो मोहम्मद तृतीय। इसी में एक व्यक्ति का विशेष उल्लेख है जिसका नाम है महमूद गावा, जो कि प्रधानमंत्री था। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और बुझते हुए दीपक को जला देना, वही काम महमूद गावा ने बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में किया था, क्योंकि बहमनी साम्राज्य का एक तरह से अवसान हो रहा था, डिक्लाइन हो ही चुका था। लेकिन महमूद गावा ने अपनी योग्यता और कर्मठता तथा कूटनीति के कारण बहमनी साम्राज्य के अवसान को स्थापना में बदल दिया। जी, सारा लिखा हुआ ये सामने है, काल क्रम लिखा हुआ है और ऊपर शासक का नाम लिखा हुआ है कि किस शासक ने कब तक शासन किया। इसमें क्या आपको जरा भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। नहीं लिखा है मैंने, लिखवा दें? लिख लीजिए 1483 से 1518। 82 भी लिख सकते हैं, 82 सब लिखा हुआ है। कहाँ पे 40 है? एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या पूछना है बताइए। कहाँ 40 लिखे हैं इसमें? अहमद प्रथम यहाँ ना है, 22 से 46 लिखा हुआ है, इसमें क्या है? सॉरी 1482 से 1518। आप बोले नहीं ना, 14 कर लीजिएगा, 14 कर लीजिएगा। आप अपने से ही कर सकते हैं, जब ऊपर जैसा नंबर है। लिख लिए? इसका मतलब बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक शहाबुद्दीन महमूद था, जिसका शासन काल 1482 से 1518 था। अब आइए पूरा घटनाक्रम समझते हैं कि कैसे बहमनी साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हुई। तो सबसे पहले आप जानिए कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था, उसने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। और इसके लिए उसने, आपको पता होगा
कि राजधानी का हस्तांतरण भी किया था। दिल्ली से राजधानी उसने देवगिरी बनाया था। लेकिन आमतौर से ऐसा माना जाता है वह भारत में हिंद इस्लामी संस्कृति के संश्लेषण का इच्छुक था, और उस पर जो गंभीर आरोप लगाया जाता है कि वह साम्राज्यवादी था, वह इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाह रहा था, उसकी ये उद्देश्य नहीं थी। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि जितना उसने पाप नहीं किया है उतना उसके विरुद्ध पाप किया गया है। कैसे? क्योंकि समकालीन इतिहासकार और आधुनिक इतिहासकार दोनों ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है, और बर्नी ने तो उसके पापी, धर्म पिपासु क्या क्या कहा है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितना उसने पाप नहीं किया है उतना उसके विरुद्ध पाप किया गया है। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की अच्छाइयों की ओर 1928-30 के करीब ईश्वरी प्रसाद ने ध्यान आकृष्ट किया। फिर 1950 के दशक में ऑक्सफोर्ड से एक व्यक्ति को डिलीट मिला, आगा मेहदी हुसैन उनका नाम है, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की कार्य योजनाओं के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और बताया कि दुर्भाग्य से मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं असफल हो गई, जिसके कई कारक जिम्मेवार थे। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि भारत में एक हिंद इस्लामी संश्लेषित संस्कृति का विकास करना था, ठीक है। वो कंपोजिट कल्चर का हिमायती था, इसीलिए उसने राजधानी का हस्तांतरण किया था, और उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी इस्लामी संस्कृति का को इसी बहाने वो प्रसार करना चाहता था, ताकि हिंदू और मुसलमान जनता में आपसी अंतःक्रिया बढ़े, इंटरेक्शन हो, और एक समन्वित मिली जुली संस्कृति का विकास हो। इस बात में, इस मत में कोई भी विवाद नहीं है। और इसी प्रयास के अंतर्गत उसने दक्षिण भारत में कई राज्यों पर अपना हमला किया, और हमला के बाद उनको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से देखेंगे आप, इस मोहम्मद बिन तुगलक के पतन की शुरुआत भी दक्षिण भारत से हुई, और उसके उद्देश्यों को गलत समझकर ऐसे महत्वाकांक्षी और स्वार्थी अमीरों ने उसके साम्राज्य के प्रति विद्रोह करना शुरू किया, जिन अमीरों को मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्रश्रय दिया और उनको यथोचित स्थान दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता का पुजारी था, और वह किसी भी सांप्रदायिक भावना से ग्रसित नहीं था, और वह राष्ट्र की सीमाओं से भी परे होकर सोचता था। इसी कारण साम्राज्य के पदों पर न केवल हिंदुस्तान के लोगों को बल्कि विदेशों के लोगों को भी उसने नियुक्ति की। यहां तक कि साम्राज्य के अच्छे पदों पर उसने बिना सांप्रदायिक भावना के हिंदुओं को भी बड़े बड़े ऊंचे पद प्रदान किए, जैसे रतन, पीरा, ठीक है ना, ऐसे लोग जो हिंदू थे उनको भी साम्राज्य के में बड़े बड़े पद प्रदान किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में इस्लामी संस्कृति के और हिंदू संस्कृति के संश्लेषण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किया, और इसी प्रशासनिक व्यवस्था का परिवर्तन का परिणाम था कि उसने अधिकारियों के एक नए वर्ग की सृष्टि की। उन अधिकारियों को कहा जाता है अमीरान ए सादा। पूछ दिया जाएगा प्रश्न में कि अमीरान ए सादा क्या थे, तो ये लोग बाहर के विदेशों के लोग थे जो भारत में आए थे, और दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको प्रशासनिक पद प्रदान किए थे। और अमीरान सादा को सादी भी कहा जाता है, यानी ये अमीर थे जो कि बाहर से आए थे, ईरान से, अरब से, तुर्क से, ठीक है। इनको 100 गांव के समूह का अधिकारी बनाया गया, इसीलिए इनको अमीरान सादा कहा गया। अमीरान सादा क्या है, प्रीति का सवाल है, या सादी क्या है? सादी अमीरों के ग्रुप को कहा जाता था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में 100 ग्रामों को एक यूनिट बनाया, इकाई बनाए, और प्रत्येक इकाई पर शासन करने के लिए एक अमीर की नियुक्ति की। ऐसे ही अमीरों को अमीरान सादा या सादी अमीर कहा जाता है। और सागर, कल्याणी, बीदर, गुलबर्गा, ठीक है ना, वारंगल, ऐसे जो दक्षिण भारत के स्थल थे, ऐसे अमीरान सादा नियुक्त किए गए।
और ये विदेशों से आए थे, ईरान से आए थे, अरब से आए थे, तुर्की से आए थे, और इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने यथोचित सम्मान देकर इनको दक्षिण भारत में अमीर का पद प्रदान किया। इन अमीरों को कुछ दायित्व थे कि इनको सेना रखनी पड़ती थी, सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी, और अपने क्षेत्र के, अपने जो 100 गांव थे उसका भू राजस्व कलेक्ट करके जमा करना पड़ता था। और धीरे धीरे ये अमीर जब इनके अंतर्गत हाथ में राजस्व का संकेंद्रण हो गया और सेना रहने लगी, तो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गए और उदंडता भी करने लगे, और स्थानीय जनता भी इन्हीं को शासक समझती थी। क्यों? क्योंकि जनता देखती थी कि इनके हाथ में राजस्व शक्ति भी है और सैनिक शक्ति भी है। और ऐसे जो अमीर थे सिर्फ दक्षिण भारत भी ही नहीं, मतलब गुजरात में भी ऐसे अमीरों को मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। लेकिन इन अमीरों में महत्वाकांक्षा घर कर गई और इन्होंने मौके की तलाश करनी शुरू की कि कब ऐसा मौका मिले कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। और ऐसा मौका मिला जब सबसे पहले गुजरात के सादी अमीरों ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह से प्रेरित होकर दक्षिण भारत के अमीरों ने भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का विरोध करना शुरू किया और आपस में एकता स्थापित करके एकत्रित होकर जनसभा करने लगे और कहा कि हम तुगलक शासन को नहीं मानते हैं, बल्कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने गुजरात के विद्रोह के दमन के लिए स्वयं भड़ोच गया और भड़ोच से ही अबुल उल मुल्क, जो दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य का वायसराय था, अबुल उल मुल्क को उसने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना वायसराय बनाया होगा ना दक्षिण भारत में, उसका नाम अबुल उल मुल्क था। अबुल उल मुल्क को मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया कि जो अमीरान सादा दक्षिण भारत में विद्रोह किए हैं उनको मेरे पास भड़ोच भेजो और उनकी जो भी मांगे होंगी मैं पूरी करूंगा, या उनकी क्या शिकायत है इसकी मैं सुनवाई करूंगा। लेकिन जब अबुल उल मुल्क ने उन अमीरों से कहा कि सुल्तान आपको बुला रहे हैं, लेकिन इन अमीरों ने उदंडता किया और कहा कि नहीं, हम सुल्तान से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, और रात में ये जनसभा करने लगे और सीधे खुलेआम तुगलक साम्राज्य का विरोध करना शुरू किया। इन अमीरों का एक नेता था इस्माइल, और इस्माइल को इन अमीरों ने अपना नेता मान लिया। इस्माइल ने गुप्त सभाएं की और सीधा तुगलक साम्राज्य के विरोध का सूत्रपात किया। लेकिन इस्माइल ने ही इसी अमीरों के ग्रुप में से एक जो वरिष्ठ अमीर था, जिसका नाम था हसन था, उसको नेतृत्व करने के लिए न्योता सौंपा। यानी हसन को कहा कि हम आपको अमीर उल उमरा और जफर खान की उपाधि दे रहे हैं, ठीक है ना, उपाधि दिया जाता, और तुम हमारा नेतृत्व करो। इन सारी घटनाओं को मोहम्मद बिन तुगलक जब सुना तो उसने सीधे सेना लेकर दौलताबाद आया और अमीरों को घेर लिया। और अमीर क्या किए कि सारे के सारे अमीर अपने आप को दौलताबाद के किले में कैद कर लिए, और तुगलक सेना उस दौलताबाद किले को घेरे हुए बहुत महीनों, 2-4 महीनों तक रही, और अंत तक तुगलक सेना उसमें प्रवेश नहीं कर पाई। और इसी बीच एक घटना क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को फिर से दक्षिण भारत छोड़कर गुजरात जाना पड़ा, क्योंकि फिर से वहां विद्रोह हो गया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत छोड़कर गुजरात गया, इसी जफर खान ने, जिसका नाम जफर खान तो उपाधि था, इसका नाम हसन खान था, जिसका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हुआ, इसी हसन खान ने दौलताबाद के पास गया और जो तुगलक सेना ने दौलताबाद किले को घेर रखा था, उस सेना पर भीषण प्रहार किया और तुगलक सेना बुरी तरह से पराजित हुई, और दक्षिण भारत के तुगलक वायसराय अबुल उल मुल्क भी पराजित हो गया। और इसी समय इसी हसन खान, जिसकी उपाधि अमीर उल उमरा और जफर खान थी, इसको इस्माइल ने नेता घोषित कर दिया अपना। इस्माइल भी दौलताबाद के किले में कैद था। इसी जफर खान ने, यानी हसन ने इस इस्माइल को भी दौलताबाद के किले से मुक्त कराया। और जैसे मुक्त हुआ इस्माइल ने कहा कि हमारा नेता कौन होगा, तो ये हसन होगा। और हसन ने यह देख लिया कि दक्षिण भारत में अगर स्वायत्त सत्ता अपनी स्थापना करनी है तो बाकी क्षेत्रों पर भी जहां पे तुगलक सेनाओं का कब्जा है उन पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी जाके हम तुगलक साम्राज्य का विरोध कर पाएंगे।
इसी कारण हसन ने कल्याणी, बीदर, ठीक है ना, ऐसे सागर, ऐसे ऐसे स्थानों पर हमला किया और कल्याणी पर, सागर पर हसन ने कब्जा कर लिया। जब बाकी भी तुगलक सेनाएं हार गई तो हसन का मनोबल ऊंचा हो गया और हसन खान ने यह साबित कर दिया कि अब दक्षिण भारत में तुगलक राज्य नहीं रहेगा। और इसी के पश्चात अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में, 46 से एग्जैक्ट डेट है 1346, 1346, दक्षिण भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। इसका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के साथ साथ, अगर ऑप्शन में कभी कभी इसका ये नाम नहीं आता है, पूछा जाएगा बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मान लीजिए नाम नहीं रहा, क्या नाम है उसका? हसन गांगू। हसन खान भी नाम है लेकिन हसन गांगू नाम है उसका। कई बार ऑप्शन यही रहता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नहीं रहता, यूपीएससी में भी, स्टेट में तो रहता है, यूपीएससी में भी रहता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो समझेंगे कि ये नहीं है। ये इसके बारे में बहुत अधिक कहानियां हैं कि कहाँ का था, कैसे आ गया था यहाँ, ठीक है, लेकिन काफी योग्य और वीर था। समझ में आ गई ना कि बहमनी साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का जो शासन काल है वह है 1347 से लेकर 1358 ईस्वी, और इस दरमियान उसने बहुत ही योग्यता का प्रदर्शन किया। वह बहुत उदार शासक था और उसने आदेश दिया अधिकारियों को कि हिंदुओं से जजिया नहीं लिया जाएगा। पहला पॉइंट, आप कहते हैं ना कि सांप्रदायिक भावना हिंदू मुसलमान था पहले मध्यकालीन भारत में, ये गलत चित्र भी आज भी पेश किया जाता है। इससे कहीं अधिक जमाना था, चाहे जहांगीर हो, मुगल हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या मोहम्मद बिन तुगलक, कोई इस तरह से हिंदू मुस्लिम नहीं करता। आज भी लोग करते ही हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, वोट बैंक की राजनीति के लिए। उसी प्रकार उनको भी जब अपना सत्ता बचाना होता था तो जो अतिवादी मुसलमान होते थे, उग्रवादी मुसलमान, उनको खुश करने के लिए, उनका समर्थन हासिल करने के लिए हिंदू विरोधी नारे लगाते थे, ठीक है, जैसे आज भी करते हैं नेता। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो संस्थापक था उसने स्पष्ट आदेश दिया कि हिंदुओं से जजिया नहीं लिया जाएगा। और इसने जैसे ये शासक बना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने दो काम किया। पहला, एक वारंगल में पोचा रेड्डी नाम का सरदार था, सरदार मतलब नहीं राजा था, पोचा रेड्डी हमेशा तुगलक शासकों का समर्थन करता था, इसको उसने बुरी तरह पराजित किया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, और कहा कि अब तुम हमारी अधीनता को स्वीकार करो और तुम तुगलक साम्राज्य का समर्थन नहीं करो। दूसरा, वारंगल में इसने एक शक्तिशाली हिंदू राजा कपाय नायक को पराजित किया। इसके अतिरिक्त इसने अपने शासन के दौरान पश्चिमी समुद्र तट पर एक पोर्ट पर, एक बंदरगाह पर कब्जा किया जिसका नाम है दाबुल। दाबुल बंदरगाह बहुत ही संपन्न बंदरगाह था और इस पर कब्जा करने से बहमनी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधा मदद पहुंचा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य को स्थापित कर एक नया तत्व पैदा कर दिया। क्या तत्व पैदा कर दिया? कि ये जब शासक बना तो लोग कहानियां बनाने लगे, और आज भी उसके बारे में कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि वो भारतीय नहीं, वास्तव में वो भारत का नहीं था, वो ईरान का था, ठीक है। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने ही विदेशियों को अधिकारी बनाना शुरू किया था, उसी दरमियान हसन भी ईरान से इसी लालच में, इसी महत्वाकांक्षा में दक्षिण भारत आकर रहने लगा होगा। भले वो अधिकारी नहीं था, अमीर था। अधिकारी मतलब अमीर होगा तो अधिकारी होगा ही, ठीक है। तो हसन खान, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ईरान का व्यक्ति था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगला शासक क्या लिखा है मैंने इसको मिटा दिया, वो थोड़ा सा गलत। मोहम्मद प्रथम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पुत्र था और वह सर्वाधिक योग्य शासक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी ने बहमनी प्रशासनिक व्यवस्था को रूपरेखा प्रदान की। मोहम्मद शाह प्रथम ने ही बहमनी राज्य के अच्छे संचालन के लिए बहमनी राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया, यानी बहमनी प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने दुरुस्त किया और पूरे बहमनी साम्राज्य को उसने
4 प्रांतों, जिसको तराफ अथवा अतराफ कहा जाता है, में बांटा है। ठीक है। और इन प्रांतों के अधिकारियों को जैसे गवर्नर कहा जाता था, तो वहां तरफदार कहा जाता था। दौलताबाद, बीदर, बरार और गुलबर्गा, ये 4 प्रांतों में मोहम्मद शाह प्रथम ने बहमनी साम्राज्य को बांट दिया, और इन तराफों या अतराफों के हेड को, प्रधान को तरफदार कहा जाता था। क्या है ये? स्टेट्स हैं। ठीक है। राज्यों को तराफ या अतराफ कहा जाते थे। इनके हेड क्या कहलाते थे? तरफदार। सेना के प्रधान को अमीर उल उमरा कहा जाता था। सैनिक जो भी मतलब हो, राज्य स्तर पर तराफ में हो, उसका जो हेड होता था वह अमीर उल उमरा कहलाता था। अमीर उल उमरा यानी सेना नायक को कहा जाता था, ऐसे समझिए। इस अमीर उल उमरा के नीचे बारबरदान होते थे। बारबरदान क्या थे? ये भी सैनिक थे, और ये बारबरदान ही अमीर उल उमरा की सहायता में हर समय खड़े रहते थे। छोटे सेना नायक समझ लीजिए बारबरदान। ये क्वेश्चन है, बारबरदान क्या थे बहमनी साम्राज्य में? सैनिक टुकड़ी के हेड। जबकि अमीर उल उमरा क्या था? सेना नायक। मोहम्मद शाह के समय से ही एक नई प्रवृत्ति बहमनी साम्राज्य में शुरू हुई, और वह था दक्षिण भारत में अफाकियों का आगमन। अफाकी कौन थे? अफाकी विदेशी लोगों को कहा जाता था, और इन विदेशी, वैसे तो शुरू हो चुका था मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही, लेकिन मोहम्मद शाह प्रथम के काल से ही दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत हुई, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई, और वह शुरुआत थी कि बहमनी साम्राज्य की राज्य के अंतर्गत अफाकियों और दक्कनियों के मध्य संघर्ष की शुरुआत। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफाकीज एंड दक्कनीज। ठीक है ना? क्या है इसका मतलब? अफाकी विदेशी होते थे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रक्रिया शुरू की, उसके कारण उत्तर भारत से महत्वाकांक्षी और योग्य लोग दक्कन में, दक्षिण भारत में आकर राज दरबारों से संबद्ध होने लगे। ठीक है। तो उत्तर भारत से जो लोग दक्षिण भारत आकर बस रहे थे, और दक्कन के जो स्थानीय लोग थे दक्षिण भारत, उनका भी राज दरबार में, राजा के दरबार से संबंध था। ऐसे लोगों को दक्खनी या गरीब कहा जाता था। लिखा है मैंने, गरीब वर्ड है ये सब। ठीक ना? लेकिन जो बाहर से, तुर्की से, ईरान से, अरब से आकर दक्षिण भारत के राजाओं के दरबार से संबंध थे, उनको अफाकी कहा गया है। ऐसे अफाकी और दक्कनियों के बीच जो संघर्ष की शुरुआत हुई, किस चीज के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई? दोनों महत्वाकांक्षी थे, और राज पदों को प्राप्त करने के लिए यह दोनों वर्ग, अफाकी वर्ग और दक्कनी वर्ग, पारस्परिक वैमनस्यता और कूटनीति का प्रयोग करने लगा। और इससे क्या हुआ कि हर शासक के काल में
कभी अफाकी को प्रोमिनेंट बना दिया जाता था, कभी दक्कनी को, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि प्राय हर शासकों ने दक्कनियों के बदले अफाकियों को तवज्जो दिया है, अफाकियों को वैल्यू दिया है, जिसके कारण क्या था कि बहमनी राज दरबार जो था और बहमनी राज्य जो था वह एक संघर्ष का अखाड़ा बन गया, और कालांतर में इसका परिणाम कितना दुर्भाग्यकारी हुआ कि इन्हीं संघर्षों के कारण बहमनी साम्राज्य कमजोर हो गया और बहमनी साम्राज्य अंततः विघटित हो गया। यानी दक्कनी और अफाकी संघर्ष ने बहमनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, जिसमें बहुत समय लगा, और इसकी शुरुआत मोहम्मद प्रथम के काल में हुई थी। कभी किसी शासक ने अफाकी को वैल्यू देने लगा, अच्छे अच्छे पद उनको प्रदान कर दिए, कभी किसी ने दक्कनी को तवज्जो दिया, लेकिन ज्यादातर शासकों ने अफाकियों को ही तवज्जो दिया। समझ में आई बात? ऐसा कुछ नहीं, अभी भी होता है पॉलिटिक्स में। अभी जो पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, तो अपने चुने हुए अधिकारियों को लाता है ना, तुरंत ट्रांसफर होता है। नया सरकार बदला, जितने भी डीएम है, एसपी है, सारे का ट्रांसफर होता है। ये प्रवृत्ति उस समय भी कार्य कर रही थी। क्या बोले अभी? क्या कौन से शासक के बारे में बताया आपको? ये हो गया मोहम्मद शाह प्रथम। दूसरा अगला शासक बोलिए। ऐसा नहीं यार, अलाउद्दीन मोहम्मद नहीं, ऐसा बोलिए। मोहम्मद प्रथम का शासन काल जो है 1358 से 75 तक था। सिर्फ अलाउद्दीन मोहम्मद नहीं बोलना है, 1375 से लेके 1397 तक 22 वर्षों के शासन काल में कुछ बड़े अयोग्य शासक हुए, जिसमें पहला है 3 सालों के लिए 1375 से 78 अलाउद्दीन मोहम्मद। फिर 1378 में ही एक शासक आया जिसका नाम दाऊद है। फिर 1378 से लेकर 1397 तक मोहम्मद द्वितीय का शासन काल था, जो कि शांतिपूर्ण शासन माना जाता है। फिर 1397 में गयासुद्दीन आया शासक, और फिर 1397 में शमसुद्दीन दाऊद शासक बना। इन मोहम्मद द्वितीय के अतिरिक्त बाकी जो शासक थे वो पपेट किंग थे, कुछ माह और कुछ वर्ष के लिए शासक बने, और इससे बहमनी साम्राज्य निरंतर कमजोर हुआ। समझ में आई बात? और इनके बारे में प्रश्न नहीं आता क्योंकि इनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन, ऐसा योगदान नहीं है। नेक्स्ट शासक जो है बहुत महानतम शासक माना जाता है बहमनी साम्राज्य का, 1397 से 1422 ताजुद्दीन फिरोज। फिरोज बहमनी का योगदान अकबर के समान है। जिस तरह अकबर ने हिंद इस्लामी संश्लेषण के प्रयास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, वैसे ही फिरोज बहमनी ने दक्षिण भारत में हिंदू और इस्लामी दोनों ही संस्कृतियों के बीच संश्लेषण को अपने प्रयासों से चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसने जो भवन बनवाए, स्थापत्य बनवाए, उसमें भी इसका भरसक प्रयास था कि हिंद और इस्लामी शैली का समन्वय किया जाए, संश्लेषण किया जाए। जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, उसी तरह फिरोज शाह बहमनी ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक नए नगर की स्थापना की और उसको नए नए स्मारकों से सजाया। फिरोज बहमनी एक बहुत ही योग्य और विद्वान शासक था, और उसने बाहर से शिया संतों को भी बुलाया था कि उससे ज्ञानवर्धन हो और धार्मिक कटुता कम हो। इसलिए फिरोज बहमनी को दक्षिण भारत में हिंद इस्लामी संश्लेषण की शैली का प्रसारक माना जा सकता है। ठीक है ना? एसिमिलेशन बिटवीन हिंदू एंड इस्लामी कल्चर इन साउदर्न इंडिया, ठीक है, इसका वो प्रसारक है। और फिरोज बहमनी ने और भी काम किया है, लेकिन इसके साथ इसके शासनकाल का एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष क्या है कि इसके काल में भी अफाकी और दक्कनी यानी गरीबों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष और बढ़ गया था। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इस काल से ही फिरोज बहमनी को जो कहा जाता है, तो फिरोज बहमनी के काल में विजयनगर के साथ भी संघर्ष शुरू हुआ, केरला के राजा के साथ भी संघर्ष शुरू हुआ, मांडू के राजा के साथ भी संघर्ष हुआ। मैंने ये नहीं बताया था आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह बहमनी को कई विद्रोहों और युद्धों का भी सामना करना पड़ा। उसके बावजूद उसने राज्य के विकास के लिए अपना काम शुरू किया।
फिरोज बहमनी गुलबर्गा युग का अंतिम बहमनी शासक था। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अब फिरोज बहमनी के काल तक गुलबर्गा जो थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन फिरोज बहमनी के बाद जो शासक आएंगे अब राजधानी का स्थानांतरण गुलबर्गा की बजाय बीदर हो गया और बीदर को एक नया नाम दिया गया मोहम्मदाबाद। फिरोज बहमनी का जो शासन काल है 1397 से 1422 ईस्वी, इसका अंतिम समय थोड़ा बड़ा कष्टकर बीता। क्यों? क्योंकि इसके इच्छा के बावजूद इसके पुत्र का चयन अगले राजा के पद पर नहीं हुआ और इसके समय में एक अफाकी नेता खलाफ हसन, जिसका नाम था खलाफ हसन, उसने इसके भाई अहमद को राजा पद के लिए प्रोत्साहित, राजा पद की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया और अंततः फिरोज शाह बहमनी को हार मानना पड़ा और जो नया शासक बना वो खलाफ हसन जो कि अफाकी था, विदेशी था, उसके समर्थन के आधार पर फिरोज बहमनी का भाई अहमद शाह प्रथम शासक बना, जिसका शासनकाल 1422 से लेकर 1446 ईस्वी। अहमद हसन प्रथम ने या अहमद प्रथम ने जैसे ही शासक बना, पहला काम किया कि जिसके समर्थन से वो शासक बना था खलाफ हसन, उसको वकील सल्तनत बना दिया, वकील सल्तनत बना दिया। वकील सल्तनत प्रधानमंत्री को कहा जाता था और खलाफ हसन को अहमद प्रथम ने मलिक उत्तुजर की उपाधि प्रदान की। खलाफ हसन कौन था? एक अफाकी था। यानी बाहर का था, लेकिन महत्वाकांक्षी था। फिरोज शाह बहमनी अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, लेकिन खलाफ हसन धीरे धीरे उसी के भाई अहमद प्रथम को राजा के लिए, क्यों? अपने लाभ के लिए, और इसका लाभ इसको प्राप्त भी हुआ। जैसे अहमद प्रथम शासक बना, उसको वकील सल्तनत यानी प्रधानमंत्री बना दिया और खलाफ हसन को मलिक उत्तुजर की उपाधि प्रदान की। उपाधि है अमीरुल शोरा, ये भी उपाधि है, ठीक है ना। खाना खाना पड़ता था, रहना पड़ता, और क्या करना पड़ता? उपाधि कुछ होता था। उपाधि आपको मैंने, आपने मेरा समर्थन किया, हम आपसे खुश हैं, आपकी टाइटल दे दिया मैंने आपको, मतलब आप खुश रहिए मन ही मन। वकील सुल्तान सल्तन जैसे अंग्रेज करते थे, अंग्रेज करते थे किसी भी बड़े समाज के बड़े व्यक्ति को नवाब बहादुर, राय बहादुर। अब इसका मतलब नवाब बहादुर का मतलब हम कैसे बताएं क्या है नवाब बहादुर? सिर्फ टाइटल है, ठीक है। भारत रत्न, पद्मश्री, उपाधि का है, वो भी देते थे, तांबे का प्लेट देते थे, वो अंग्रेज भी देते। ये लोग नहीं देते थे, बस घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया, यही बहुत बड़ा बात, ठीक है। चांदी का मिलता था कभी कभी, मेडल नहीं मिलता था। जैसे क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को दिल्ली बुला के, बात को डेविएट मत किया, रामचंद्र देव जो था देवगिरी का शासक था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली दरबार लाए के राय रायन की उपाधि दी। राय रायन का मतलब राजाओं का राजा, हाँ नहीं राजा वो, लेकिन उससे वो खुश हुआ। ऐसा नहीं ना कि पूरे दक्षिण भारत में रामचंद्र देव ही सबसे बड़े शक्तिशाली राजा थे, लेकिन देना पड़ा ना अलाउद्दीन खिलजी, उसका मदद से बाकी के दक्षिण अभियानों को पूरा करना चाहता था। क्यों? क्योंकि रामचंद्र देव जो था वो स्थानीय मार्ग से, स्थानीय भूभाग से परिचित थे, उसके सैनिक परिचित थे कि हमको वारंगल में अभियान करना है तो किस रास्ते का चयन करेंगे, किस तरह शॉर्टकट जाके वारंगल पर अभियान करेंगे, ठीक है। समझ बात ना। क्या बोले? खलाफ हसन को मलिक उत्तुजर की उपाधि दी, ठीक है ना। और क्या कर रहे थे? मलिक उत्तुजर की उपाधि दी खलाफ हसन, लेकिन अहमद शाह प्रथम जो था व्यक्तिगत रूप से काफी योग्य और
कुशल शासक था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि विजयनगर के साथ इसका भी संघर्ष चला और उतना शक्तिशाली शासक नहीं था जैसा फिरोज शाह बहमनी शासक था। लेकिन अहमद शाह प्रथम का शासनकाल न्याय और धर्मनिष्ठता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध काल था। इसीलिए अहमद शाह प्रथम को संत वली या संत अहमद कहा गया है। क्वेश्चन है प्रिंस का, इस बहमनी शासक की तुलना संत से की गई है। अहमद शाह प्रथम आ भी चुका है कई बार, इस पर ध्यान दीजिए आप। अहमद शाह वली प्रथम को संत अहमद या वली कहा गया है। अगला शासक कौन है? अहमद द्वितीय शासक होगा, जिसका शासनकाल 1446 से 58 होगा। ठीक है, ये अहमद द्वितीय अहमद शाह प्रथम का पुत्र था, लेकिन अहमद शाह प्रथम के समान बिल्कुल नहीं था और ये अयोग्य था। और इसके काल में साम्राज्य विरोधी संघर्ष यानी बहमनी साम्राज्य के विरोध में कई विद्रोहों को देखा जा सकता है और इसमें इन विद्रोहों को दबाने में ये अयोग्य साबित हुआ। अहमद द्वितीय ने अपनी अयोग्यता को दर्शाया और विजयनगर के शासक, ठीक है, तेलंगाना के शासक और केरला का राजा, मांडू का राजा, ठीक है ना, मालवा का राजा, इसी समय मालवा में महमूद खलजी के रूप में नए राज्य की स्थापना हुई थी और काफी बार बार हमला हो रहा था। और अहमद द्वितीय फिर भी साम्राज्य को किसी तरह खींच खांच के बचा के रखा था। ठीक है ना। अगला शासक कौन है? अहमद द्वितीय के बाद हुमायूं। ये 1458 में संघर्ष करते करते मर गया अहमद द्वितीय और 1458 से 61 एक नया शासक हुआ जिसका नाम है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के शासन काल में एक नया व्यक्ति बहमनी साम्राज्य में आया जिसका नाम है महमूद गावा। महमूद गावा सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था और अफाकी था, वो बाहर का था। और हुमायूं चूंकि अल्पवयस्क था, नादान था और एक रीजेंट के तौर पे महमूद गावा का नियुक्ति हुआ था। लेकिन महमूद गावा किस समय लाइट में आया, प्रकाश में आया कि अहमद द्वितीय के काल में नलकोंडा के विद्रोह के दमन के लिए महमूद गावा की नियुक्ति की गई थी। इस विद्रोह के दमन में महमूद गावा ने अपनी योग्यता को दर्शाया और शासक की नजर में इसकी योग्यता स्थापित हो गई। तो हुमायूं के काल में महमूद गावा को एक तरह से संरक्षक के तौर पर, एक रीजेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था। हुमायूं 1461 से 58 से 61 तक शासक रहा। इसकी मृत्यु के बाद 1463 से लेके 61 से 63 तक निजामुद्दीन अहमद शासक बना और इस समय निजामुद्दीन अहमद के काल में महमूद गावा की उन्नति प्रारंभ हो गई और निजामुद्दीन अहमद के काल में वो चूंकि अल्पवयस्क वो भी था और मरने से पहले हुमायूं ने निजामुद्दीन अहमद के पिता का नाम हुमायूं था, यानी हुमायूं शासक था, वो जब मर गया तो निजामुद्दीन अहमद शासक बना। तो हुमायूं ने क्या, हुमायूं का बेटा, हाँ, हुमायूं उसका पिता था। हुमायूं ने मरने से पहले ही यह जानकर कि मेरा बेटा 8 या 11 वर्ष का है, तो एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना कर दी थी। क्या क्यों कर दिया था उसने? बहमनी साम्राज्य के शासन के लिए। इस प्रशासनिक परिषद में 4 सदस्य थे, एक राजमाता, दूसरा महमूद गावा, ठीक है, और 2 और सदस्य थे। और हुमायूं की सहायता के लिए, सॉरी, निजामुद्दीन अहमद की सहायता के लिए इसी प्रशासनिक परिषद ने शासन का कार्य किया और महमूद गावा ने यहां भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और अगला इसी समय में महमूद गावा को वकील ए सल्तनत, ठीक है, की उपाधि मिली महमूद गावा को, यानी साम्राज्य का वो प्रधानमंत्री हो गया। और अगला 20 साल जो कि मैंने लिखवाया है आपको, 1482 से लेके 1463
1463 से लेके 1482 तक का जो पीरियड है, मोहम्मद तृतीय का पीरियड है। और इस समय महमूद गावा बहमनी साम्राज्य को उत्कर्ष की प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। बहमनी साम्राज्य लग रहा था कि डावाडोल हो रहा है, गिर जाएगा, लेकिन महमूद गावा ने जो उसके विदेशी विरोधी थे उन सारे विरोधियों को इसने पछाड़ दिया और बहमनी साम्राज्य को एक सुरक्षित आधार दे दिया। आपको पहले फिर से बता दें कि बहमनी साम्राज्य के विरोधी कौन कौन थे। एरिया वाइज थे, दिशा के हिसाब से। उत्तर में सबसे बड़े विरोधी उसके थे मालवा का शासक महमूद खलजी। उत्तर पूर्व में उड़ीसा का शासक गजपति वंश जो था। तीसरा विरोधी था दक्षिण में विजयनगर। चौथा था दक्षिण पश्चिम में वारंगल। इस तरह से बहमनी साम्राज्य को 4 दुश्मन थे बहमनी साम्राज्य के, और इन चारों को महमूद गावा ने पराजित कर दिया कूटनीति से, वीरता से और युद्ध से, और बहमनी साम्राज्य एकदम स्थापित हो गया। ठीक ना। तो सबसे पहले उसने क्या किया महमूद गावा ने कि जो 4 प्रांतों में बहमनी साम्राज्य स्थापित था उसको उसने 8 प्रांत कर दिया। क्यों ऐसा किया महमूद गावा ने? क्योंकि वह जानता था कि इतना बड़ा बड़ा प्रांत का जो हेड बन रहा है आदमी, वो काफी महत्वाकांक्षी हो रहा है और उसको ज्यादा पावर हो जा रहा है और ठीक से प्रशासन भी नहीं हो रहा है प्रांतों का। बस हर प्रांत को 2-2 भागों में बांट दिया। जो पहले 4 तरफ थे वो 8 तरफ हो गए। एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं हम आपको। बरार को गाबुल और माहिर नामक 2 प्रांतों में बांटा। ठीक है ना। गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा नामक 2 तरफ में बांटा। ठीक है। दौलताबाद को दौलताबाद जुन्नार तेलंगाना में बांटा। ऐसे करके कुल 8 प्रांत बनाए। इससे और क्या किया उसने? प्रांतपति जो थे, तरफदार जिनको कहा जाता था, उनके अधिकारों में भी उसने कमियां की। कहा कि पूरा प्रांत का जमीन तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, कुछ जमीन खालसा घोषित की जाएगी और केंद्र सरकार का उस खालसा जमीन पर सीधा नियंत्रण रहेगा। तीसरा काम किया महमूद गावा ने कि सैनिक अधिकारों में भी कटौती किया। क्या किया कि देखो सिर्फ एक किला पर ही तुम्हारा अधिकार रहेगा उस तरफ में, बाकी किले पे केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा। तीसरी बात, जितना सैनिक रखने का दायित्व दिया गया है उतना नहीं रखोगे तो जो तुम्हारा खजाना जो तुम्हारा आय है उसमें से काट के पैसा वापस करोगे। समझिए बात ना। ये प्रांतपतियों को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देने के लिए महमूद गावा ने ऐसा कदम उठाया। दूसरी बात, उसने बार बार जो विरोधी थे उन पर हमला करके और कूटनीति के द्वारा उनको पराजित करने का प्रयास किया, जिसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल है जैसे मालवा का महमूद खलजी था। बार बार वो चाहता था बहमनी साम्राज्य के एरिया पर कब्जा करना, बहमनी साम्राज्य को तोड़ना, उसका विनाश करना। ठीक है। तो महमूद गावा ने कूटनीति किया और 3 शासकों से संबंध बनाया। पहला गुजरात, दूसरा जौनपुर और तीसरा बंगाल। तीनों शासकों से एक गठबंधन किया और कहा कि मालवा पर हम लोग संयुक्त आक्रमण करेंगे। ऐसा क्यों किया कि मालवा इससे क्या हुआ कि चारों दिशा से घिर गया, गुजरात, जौनपुर और बंगाल, और इधर से बहमनी साम्राज्य, और मालवा संधि करने के लिए विवश हो गया। उसी प्रकार उसने उड़ीसा के गजपति बराबर हमला करते थे गजपति नरेश, और बहमनी साम्राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते थे। ऐसा मौका महमूद गावा को 1470 के बाद मिला, जब उड़ीसा में गजपति राजवंश में राजपद को प्राप्त करने के लिए मंगल राय और हम्बीर नामक 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा शुरू हुआ। हम्बीर ने बहमनी साम्राज्य से मदद मांगी कि मैं राजा बनना चाहता हूं, आप हमारा मदद करें और मैं बहमनी साम्राज्य का राजा बनूंगा। तो महमूद गावा ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने एक व्यक्ति को भेजा कि हम्बीर को राजा बना दो। वह व्यक्ति गया और हम्बीर को राजा बना दिया। लेकिन हम्बीर कुछ माह के पश्चात ही राजा के पद से हट गया और मंगल राय ने तुरंत वहां पहुंच के, उसका भाई होगा या कोई होगा, तुरंत पुरुषोत्तम गजपति के नाम से अपने आप को गजपति वंश का शासक बना लिया। और उसके बाद महमूद गावा के साथ उसका 4 बार युद्ध हुआ और अंततः गजपति वंश का शासक जो था पराजित हो गया और एक स्थायी मैत्री हो गई। जिस प्रकार मालवा को पराजित करने के बाद मालवा के राज्य के साथ बहमनियों का स्थायी शांति संधि हो गई, उसी प्रकार गजपति वंश जो उड़ीसा का था उससे भी स्थायी शांति हो गई।
उसी प्रकार छोटे छोटे सरदारों को भी महमूद गावा ने पराजित किया, जैसे संगमेश्वर, खेरला, बेलगाम। ये क्या थे? ये सब जगह छोटे छोटे शक्तिशाली सरदार थे। कहां थे ये? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर थे। और खेरला, बेलगाम, संगमेश्वर, छोटे छोटे सरदारों को पराजित कर से अधीनता मनवा लेने से सबसे बड़ा क्या फायदा हुआ कि पश्चिमी समुद्र तट पर पूरा केंद्रीय नियंत्रण किसका स्थापित हो गया? बहमनी साम्राज्य का। ये बहुत बड़ा योगदान है महमूद गावा। और विजयनगर के साथ संघर्ष हमेशा होता रहा। और विजयनगर क्या करता था? कूटनीति से चाहता था, एक बेलेम का शासक था दक्षिण भारत में, बार बार बेलेम का शासक को मदद करके बहमनियों को परेशान करता था विजयनगर का शासक। तो महमूद गावा ने भी दंडित करके बेलेम के शासक को दंडित किया, उससे अधीनता मनवाई। फिर एक जगह था दक्षिण भारत में कोंडविदु में बहमनी गवर्नर रहते थे और बार बार विजयनगर का शासक वहां की जनता को उत्तेजित करके बहमनी गवर्नर पर परेशान करता था। एक बार गवर्नर की हत्या भी कर दी गई। महमूद गावा वहां गया और शांति स्थापित किया उसने। महमूद गावा ने इस प्रकार पूरे बहमनी साम्राज्य को एक अस्थायी ऊंचाई पे पहुंचा दिया। लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि महमूद गावा ने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की थी, कॉलेज, ठीक है। लेकिन महमूद गावा जब विजयनगर का अभियान कर रहा था, विजयनगर को कड़ी शिकस्त देना चाह रहा था, उसके साथ एक दुर्भाग्य क्या हो गया कि उस समय कौन शासक था? यही जो मैंने लिखा है वो मोहम्मद तृतीय। 1400 कब से कब? 1463 से लेके 82 तक। तो विजयनगर के अभियान से जब महमूद गावा लौटा तो दक्कनी यानी यहाँ के जो स्थानीय अमीर थे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक जाली पत्र बनवाया। वो पत्र किसने लिखा था महमूद गावा को? पुरुषोत्तम गजपति ने लिखा था महमूद गावा को। महमूद गावा ने पुरुषोत्तम गजपति को लिखा था कि आप बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करें, जबकि लिखा नहीं था वो। ये जाली पत्र दिखाया गया इसको, मोहम्मद तृतीय को। और ये बेवकूफ शासक, पूछा उसने महमूद गावा से कि तुम गजपति शासक को हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए हो? तो महमूद गावा ने अपनी अबोलता जाहिर की कि मैं क्या जानता हूं, लेकिन बिना विचार किए इसको मृत्यु दंड दे दिया। जबकि इसको ये भी नहीं सेंस था, बहमनी साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला एकमात्र व्यक्ति जो है महमूद गावा है। और जैसे ही ये मरा महमूद गावा, धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। और अंतिम जो शासक है सियाबुद्दीन महमूद, 1483 से 1518, इसके काल में एक नया घटना क्या हुआ कि अब निजामुद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद के प्रधानमंत्री बनने के कारण दो और व्यक्ति जो दरबारी थे वो नाराज थे, जिसमें एक था फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क, ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह और फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क दोनों नाराज थे कि निजामुल मुल्क को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया। और धीरे धीरे यह रंजिश उनके अंतर्गत चलती रही। और इस शासक के काल में जो अंतिम शासक है सियाबुद्दीन महमूद, इसके काल में इतना बड़ा पागल शासक था कि कभी अफाकियों को दंडित करता था, कभी दक्कनी को। और अफाकी कभी मदद करते थे तो उसका ये रिवार्ड देता था कि दूसरे दिन उनको दंडित कर देता था, और कभी दक्कनी मदद करता उनको दंडित कर देता था। और धीरे धीरे इसके राज्य में विद्रोह की शुरुआत हो गई और जल्द ही निजामुल क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में बट गया। निजामुल मुल्क ने अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की। फतेहुल्लाह इमादुल मुल्क ने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की। यूसुफ आदिल ने बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की। कुतुबुल मुल्क ने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की और बहमनी साम्राज्य समाप्त हो गया। वैसे बहमनी साम्राज्य की चर्चा 1526 तक मिलती है। समझ में आया पूरा टॉपिक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? हमको कैसे है? ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, मन मार के याद होगा, मोबाइल स्विच ऑफ करके।
पढ़ने से याद होता है, पढ़ो ना, 1 3 बार 4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। नहीं, याद रहता है, पढ़ते पढ़ते याद होता है। दूसरा विकल्प इसका नहीं है। कोई दूसरा विकल्प नहीं ना, पढ़ना है, मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ना है, नहीं तो नहीं होता वहाँ। दुनिया को छोड़ के अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात। इसमें आप स्वार्थी रहिए कि हमको बनना है, दुनिया से क्या मतलब। ऐसे नहीं पढ़ाते तो नहीं समझ में आएगा आपको, केवल भाषण दे देते। कोई चीज क्रोनोलॉजी से पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। बहमनी साम्राज्य ये था, बहमनी साम्राज्य वो था, ऐसे थोड़ी होता है। कौन क्वेश्चन रिलेवेंट क्या है, कौन शासक है, ऐसे पढ़ाया जाता है। कुछ भी पूछिए, जो भी पूछना है आपको पूछिए, हम बोल गए, आपको बहुत सारा चीज नहीं भी याद होगा। विंध्याचल पर्वत से लेके रामेश्वरम में एक मंदिर है, विवेकानंद जहाँ गए थे। पूरा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत कह रहे हैं कि दक्कन कह रहे हैं, दक्षिण भारत का ऊपरी हिस्सा जो है वो दक्कन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आज का जो स्टेट है उसके कोंकण गोवा है, महाराष्ट्र, गोवा बीच। इस सब तो विजयनगर पार्ट से झगड़ा नहीं हुआ है सर? किससे? ये सब का ये सब मतलब कौन सबका? बहमनी का विजय पार्ट से सर। हमारे इतना बात बता दिया आपको, झगड़े नहीं हुआ, विजयनगर से ही झगड़ा हुआ है इसका हमेशा। रायचूर, कल भी हमने बताया था, रायचूर दोआब के लिए हर शासक के साथ। अब वो भी बता देगा आपको किसके साथ क्या हुआ था, कहाँ लड़ाई हुई, याद नहीं रहेगा आपको। एक और बात बता दे, कल भी बताए थे, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। कासिम बरीद था, बरार का कोतवाल, बीदर का कोतवाल था कासिम बरीद, बीदर का कोतवाल था कासिम बरीद। उसने किसी सिहाबुद्दीन महमूद को कैद कर लिया था, चंगुल में ले लिया था। तो किसने इसको चंगुल से मुक्त करा के यौवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त की? कल बताए थे, कल बिना चश्मा के थे आप, बोलिए। कृष्णदेव राय की उपाधि थी यौवन राज स्थापनाचार्य, 2-2 3-3 बार कल बताए थे हम। ये जो सिहाबुद्दीन महमूद है अंतिम शासक बहमनी वंश का, इसका इतना ये कमजोर था कि बीदर के कोतवाल कासिम बरीद ने इसको अपने चंगुल में कैद कर लिया था। कृष्णदेव राय ने इसकी सहायता की। कितना भी दुश्मनी था बहमनी राज्य से, लेकिन तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय ने बीदर पर वहां हमला किया और उसके चंगुल से मुक्त कराया। और जब चंगुल से मुक्त कराया, यौवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त। पूछिए, कुछ पूछना है तो। बहुत नहीं आता है, लेकिन आता है। मान लिया पूछ दे, पाल, किस पाल वंश को उत्तरापत, किस पाल वंश के शासक को उत्तरापत स्वामी कहा गया है? आ भी चुका है वो, धर्मपाल को। अद्वितीय ब्राह्मण किस शासक को कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। सर्व छत्रांतक किस शासक कहा गया है? बिंबिसार को। गलत बता दिए, तुम भी समझे बिंबिसार, देखे कि तुम काट रहे हो कि नहीं। सर्व छत्रांतक कहा गया है महापद्मनंद को। पूछिए आप लोग, बहमनी साम्राज्य। इतना डिटेल बताया आपको, बहमनी में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट बात, क्या सबका राजधानी होगा? राजधानी पर बात भी की है, लेकिन आप कहीं दूसरा जगह ध्यान में थे आप। क्या बोले हम कि अहमद प्रथम के समय से राजधानी बीदर चली गई गुलबर्गा के बदले। बीदर का नया नाम क्या था? कोई नया नाम नहीं है, बीदर का नाम बीदर ही याद रहेगा, ऑप्शन में बीदर ही आएगा। वहां पे बीदर का नाम उन्होंने रखा था, वो नया नाम नहीं है। जिन्होंने राजधानी बनाया बीदर को, उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अभी नहीं नाम है, जो आप नया नाम बोले ना,
अभी नहीं, मोहम्मदाबाद उसका नाम अभी नहीं है, अब कोई टाउन होगा, ठीक ना। जैसे फिर से सुन लीजिए, आप समझ नहीं पा रहे हम। गुलबर्गा से राजधानी बीदर गया, तो जो बनाया अहमद प्रथम से, तो बीदर का नाम दिया गया मोहम्मदाबाद। और महमूद गावा ने मोहम्मदाबाद में ही, इसी मोहम्मदाबाद में महाविद्यालय की स्थापना की। ये सब आप भी कर लेंगे, बार बार पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक ना, याद हो जाएगा, लेकिन एकाग्रता से पढ़ेंगे। दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। गोल गुम्बद इसी के काल में बनाया गया है सर ना, बीजापुर में गोल गुम्बद इसके काल में। इसमें बहमनी राज में सबसे शक्तिशाली कौन रिंगटोन बनाया जी सर, क्या बोले? बहमनी राज में सबसे योग्य और शक्तिशाली राजा कौन? सबसे योग्य और शक्तिशाली दोनों बात है ना, क्लियर कट नहीं बोला जा सकता है। फिरोज शाह बहमनी को भी मान सकते हैं, ऐसा सवाल नहीं आएगा आपको सबसे योग्य और शक्तिशाली, लेकिन मोहम्मद शाह प्रथम को भी मान सकते हैं। उसी ने बहमनी व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, प्रांतों में बांटा है पहली बार मोहम्मद। नहीं, बहुत मस्जिद बना हुआ। ये भी तो बहुत अच्छा कवि था ना फिरोज शाह बहमनी। हाँ, कवि नहीं था, मतलब विद्वान था। अबुल उल मुल्क जो था वो तुगलक साम्राज्य में दक्षिण भारत का वायसराय का नाम था अबुल उल मुल्क, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे नहीं याद रहेगा, ठीक ना, अबुल उल मुल्क। इसका भाषा क्या था सर? बहमनी सम्राट की भाषा उर्दू, फारसी, जो नहीं फारसी था, उर्दू भी नहीं, ईरान के थे। बहमनी सम्राट कल जितना लोग है ये सब लोग ईरानी क्या है या फिर अलग-अलग नहीं, अलग-अलग। बहमनी संस्कृति पर प्रभाव किसका था, बहमनी साम्राज्य पर प्रभाव किसका था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताना है दक्कनी, हिंदू और ईरानी तत्व। बाकी भी हो सकता है, दक्कनी और फारसी ऑप्शन रहेगा तब ना बोलिएगा, हम क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, वहां बोलना थोड़ी है, रंगना है पेन से। बहमनी सम्राट का सबसे पहले राजधानी कहाँ था सर? कितना बार एक ही टॉपिक पूछ रहे भाई, गुलबर्गा था, गुलबर्गा, वहां से चला गया बीदर। वो भी एक क्वेश्चन है, गुलबर्गा युग का बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, क्या आंसर होगा? गुलबर्गा युग का बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ताजुद्दीन फिरोज था। उसके बाद राजधानी चला गया अहमद प्रथम के काल में बीदर। कुछ भी पूछ लीजिए, जो पूछना है, कुछ छोड़ दिए हैं हम आप लोगों को, बताएंगे कहाँ कब लड़ाई हुआ था, क्या जान के कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ी आता है। हसन खान, अब पूछेगा हसन खान कौन था सर? हसन खान ही बाद में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से शासक बना, बहमनी में। अमीर उमरा का मतलब अमीरों का अमीर, अमीरों से मतलब प्रधान। हम आपसे पूछ रहे हैं कितना एकाग्रता से आप पढ़ते हैं, ये पता लगा रहे हैं हम। दक्षिण भारत में शताधारियों के विद्रोह का नेता कौन था? पढ़िए बहमनी साम्राज्य।
पूछा जाएगा, आया भी है कई बार क्वेश्चन, दक्षिण भारत में शताधिकारी विद्रोह का नेता कौन था? बताएं, दो बार अभी क्लास में, क्लास शुरू होने के समय ही बताएं। आप भी आ गए थे। हसन खान कैसे पैदा हो गया? इतना हिंट भी दे दिया। इस्माइल हाँ, वेरी गुड। शताधिकारियों के विद्रोह का नेता इस्माइल था। इस्माइल ने हसन खान को या हसन को जफर खान और अमीर उमरा की उपाधि दी, है ना। कम से कम आपको बहमनी साम्राज्य समझ में आ गया, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। समझ में आ गया ना? तो विदेशी भी आया था सर, हैं? बहमनी साम्राज्य कोई विदेशी? इस सवाल का क्या हम जवाब दे भाई? वो विदेशी का रहे, वो सारा विदेशी ही था। नहीं, तो जैसे कहने का मतलब विदेशी से बहुत आया था, तब टाइम में कोई आया था सर? नहीं आया, नहीं स्पेशली आया नहीं था, लेकिन चर्चा किया है, घूमने नहीं गया वहाँ। जैसे अब हाकी तो जो आएगा ईरानी है तो समझ लो बाहर ही रहेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक आया नहीं है, जैसे हॉकिंस हो गया। अगर नहीं, अगर आता तो हम बिना चर्चा किए छोड़ते नहीं क्लास, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जानता था बहमनी साम्राज्य के बारे में। ये नहीं कि विजयनगर के साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक आए थे या फिर टिपू सुल्तान जो आए थे, इन लोगों को क्या कोई लेना देना है इधर भी आने का? नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ये सब ट्रेड भी करता था सर, बहमनी वाला तो बंदरगाह भी इसका पूरा बंदरगाह ही बंदरगाह था। महमूद गामा ने गोवा पर भी अधिकार कर लिए। गोवा विजयनगर साम्राज्य का संरक्षित राज्य था, प्रोटेक्टेड स्टेट था, स्टेट नहीं था, प्रोटेक्टेड जगह था, साइट था। महमूद गामा ने ऐसा चरमोत्कर्ष पे पहुंचा है बहमनी साम्राज्य को कि अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में उड़ीसा की सीमाओं से लेकर दक्षिण में नीचे तक, मतलब पूरा बड़ा हो गया था बहमनी साम्राज्य। संगमेश्वर, बेलगाम, गोवा बिना व्यापारिक लाभ के लिए थोड़ी कब्जा किया जाता हो। किसके शासन में प्रधानमंत्री का किसके शासन में वो निजामुद्दीन अहमद भी कह सकते हैं, हुमायूं के काल में भी था। महमूद गामा का एक उपाधि है, उपाधि नहीं है, नाम दूसरा भी है, याद नहीं आ रहा है तो विभाग बटा हुआ था, जैसे मंत्री इसमें विभाग ना। जो किताब में है, टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना, वही मैं बताता हूँ, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है और उसी से सवाल आता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो छोटा चीज है, मतलब जो विश्वविद्यालय में चलता है टेक्स्ट बुक उसी को कहा जाता है, जो प्रोफेसर लिखते हैं। दूसरे से काम नहीं करेगा, चल जाएगा बिहार उहार में, लेकिन ऐसे टॉपिक लूसेंट से चल जाएगा काम। बताइए, कोई भी टॉपिक का सॉलिड जानकारी रखना चाहिए। आपको जब अपनी जानकारी हो जाएगा तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास से लवरेज हो जाएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस का लेवल इतना रहेगा कि गलत नहीं होता है प्रीटी और मेंस। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा ना, तो उसको आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे रहता है उसका। तो पढ़ते ऐसे भी रहना चाहिए, ठीक है, मत याद हो आपको, लेकिन दिन भर पढ़िएगा ना, सुबह से लेकर शाम 5 तक, ऐसे ही कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहता है। जब 5 बजे उठिएगा ना पढ़ के, तो आपको किसी से बोलने का भी मन नहीं करेगा। समझ बात? पढ़ाई मस्ट है, तभी आप अधिकारी बन सकते हैं। आप कभी ये प्रयोग करके देखिए, सुबह से लेकर शाम तक पढ़िए, 6 बजे के बाद कोई बोलेगा भी आपको तो आपको एनर्जी नहीं रहेगा कि आप बोलेंगे। समझ गए? मतलब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप? पढ़ाई कीजिएगा तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलना। कंटिन्यू पढ़ने को लगता है दिमाग में जानेगा। ये तो आपको लगता है ना, दिमाग कोई थोड़ी है खिड़की की बंद कर दिए तो हवा नहीं जा रहा है। इसका मतलब आप डॉक्टर हैं, दिमाग बंद थोड़ी रहता है।
कुछ पूछना है? बंद कर दे ऑनलाइन। काबुल एक बंदरगाह किसने कब्जा किया था बताइए, भी क्वेश्चन पूछ ही ले। दाबुल पर किस बहमनी शासक ने अधिकार जमाया? पहला ही शासक अहमद शाह, सॉरी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। गोवा पर महमूद गावा ने कब्जा किया। कोई भी क्वेश्चन हो पूछना है पूछ लीजिए आप। ये मत कहिए अक्सर हमको नहीं समझ में आया, क्या लिखवाए थे। शताधिकारियों का नेता इस्माइल था, ठीक ना। उसी ने हसन खान को मौका दिया आगे बढ़ने का। विजयनगर में भी कल जो पढ़ाए हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या दिक्कत लग रहा हो, हम कल पढ़ा दिए हो आपको नहीं समझ, तो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि 2 टॉपिक बचा था, प्रकाश सर ने कहा था वो मैंने कराया है। लेकिन अगर आपको विजयनगर समाज नहीं समझ में आया तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए, कुछ पूछना है तो। कल वाला भी क्लास का कह रहे हैं, विजयनगर वाला भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। सालू वंश का दूसरा शासक था आड़वीडू वंश का जो संस्थापक क्या था, तिरुमल, कृष्णदेवराय की पत्नी थी। वो आदमी था, पुरुष था, जेंट्स था, पत्नी कैसे हो जाएगा वो? एक मंदिर में कहीं का मंदिर था सर, उसमें देखे थे कल बताया गया था कृष्णदेवराय, उसकी पत्नी जो उसका भी नाम तिरुमल, उसी का मूर्ति है। जरूरी उसका उसी का नाम भी होगा वाइफ का? हम करे आदमी, आप करे उसकी पत्नी है, कैसे मान ले हम? कौन किताब में पढ़ लिए थे? वो राम राय का साला था तिरुमल संभवतः। छोड़िए वाइफ साला, दूसरा बात पूछिए, दूसरा क्वेश्चन और भी पूछिए कल विजयनगर वाला, जो जो इम्पोर्टेंट लगे कि नहीं हम समझा पाए हो आपको या नहीं याद हो। प्रजाओं का राजा सर उपाधि किसको दिया गया था? रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था, उसको अलाउद्दीन राजाओं का राजा नहीं कहा गया, राय रायान की उपाधि दिया गया। उसके अलावा उसको अवार्ड में गुजरात में नौसारी का जागीर भी दिया गया था। महाधिराज का मतलब यही होता है सर, राजाओं का राजा महाधिराज। नहीं, मतलब नहीं होता है, गुप्त शासक करते थे ये काम। महाराजा धीराज, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर बहुत सारे राजा हैं छोटे छोटे, लेकिन इस सारे राजाओं के ऊपर हम हैं महाराजा धीराज। ये क्या बताता है? तो ये भारत में सामंतवादी व्यवस्था को बताता है। जैसे राजनीतिक पार्टी में भी ऐसा ही करता है सब, एक अध्यक्ष बनेगा और उपाध्यक्ष 4-5 और उसके बाद देखेंगे गाड़ी बंगला देने के लिए ये क्या क्या कहता है वो सचेतक, क्या उसका काम है हमको नहीं समझ। हाँ, उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। वो इसलिए कि हम आप भी बने रहिए, आपका भी सेम वैल्यू है जो हमारा है, इसलिए, और कोई मतलब नहीं। उप मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, कभी हम बीमार पड़ गए, मर गए, तुरंत आप बैठ जाइएगा, आप खुश रहिए, लेकिन मरेंगे नहीं हम, इसलिए बनाया जाता है। राजनीतिक ये है, वोट की राजनीति है।
वैसे उप मुखिया भी बनाया जाता है। हाँ। सचिव इसी तरह प्राचीन भारत में भी होता था, महाराजा धीराज, ये वो। ये क्या बताता है? सामंतवादी व्यवस्था उस समय क्या था, जमीन जब किसान के पास होता था उसके ऊपर कई सरदार होते थे, उनको टैक्स नीचे से जाता था, फिर राजा, राजा के बाद महाराजा अधिराज। ये क्या बताता है? ये इसी तरह का बताता है जो आज भी देखते हैं आप, पद प्रदान कर दिए। पार्टी का कोई बहुत सारा काम नहीं है कि 5 उपाध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन वो आदमी को खुश करना भी उद्देश्य है कि वो ताकि पार्टी के हित में काम करे, दौड़े, वोट बनाए। उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी राज्य व्यवस्था में ऐसे ऐसे लोगों को राजा की उपाधि, सामंत की उपाधि प्रदान की गुप्तों ने कि वो गुप्त साम्राज्य का समर्थन प्रदान करे। जैसे अभी पार्टी राजनीतिक दल कर रहा है, वैसे गुप्त काल में भी होता था। भारत सामंतवादी देश उस समय था और आज भी ऐसा थोड़ा बहुत माना जाता है।